हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स एवरीवन। कैसे हो तुम लोग सब? तुम लोग का जैसा कि पता चला कि फॉर्म भरा गया है, तो एग्ज़ाम तुम लोग लिखने के लिए रेडी हो। एग्ज़ाम लिखना ही होगा, जुलाई में हो अगस्त में हो नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अभी तो तुम देख रहे हो कोरोना का विस्फोट चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि 1 महीना के बाद क्या होगा। एनीवे, हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे फिर, और जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने का, लीनियर अलजेब्रा। तो जैसा कि तुम लोग का एग्जामिनेशन का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो फिर भी हम लोग को पढ़ना तो ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार फिर नए जोश के साथ। डन? ओके, तो हम लोग सबसे पहले आज नया टॉपिक डिफाइन कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में। साथ ये आखिरी टॉपिक होगा, क्लास आखिरी नहीं है, आखिरी टॉपिक है, ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी से हम लोग ऑर्थोगोनल सेट डिफाइन करने वाले हैं। तो ऑर्थोगोनैलिटी में हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले ऑर्थोगोनैलिटी है क्या। तो ऑर्थोगोनैलिटी को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स ले लेते हैं आईपीएस में, मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस का दो वेक्टर लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अल्फा को हम लोग ऑर्थोगोनल टू बीटा बोलेंगे, दैट इज अल्फा इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू बीटा इफ अल्फा बीटा बराबर 0। इफ अल्फा बीटा बराबर 0। एक बार फिर हम लोग बढ़िया से देखते हैं, चूंकि डेफिनेशन से ही काम होगा, ऑर्थोगोनलिटी का जानना ही पड़ेगा क्या चीज़ है, और तब हम लोग ऑर्थोगोनल सेट डिफाइन करेंगे। तो बात करना चाहते हैं कि अल्फा और बीटा अगर दो वेक्टर्स लेते हैं आईपीएस का, अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स लेते हैं आईपीएस का, तो अल्फा को बोलेंगे ऑर्थोगोनल टू बीटा इफ अल्फा बीटा का इस तरह से अल्फा बीटा बराबर 0। द रिलेशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी इन आईपीएस इज सिमेट्रिक। ये बोलना चाहता है कि रिलेशन जो ऑर्थोगोनलिटी का है आईपीएस में वो सिमेट्रिक होता है। रिलेशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी इन आईपीएस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब अगर अल्फा बीटा बराबर 0 लेते हैं तो बीटा अल्फा बराबर भी 0 आएगा। अल्फा बीटा बराबर 0 लेके चलते हैं हम लोग, तो बीटा अल्फा बराबर भी 0 आएगा। कैसे? अल्फा बीटा बराबर 0 लिया हुआ, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, कंजुगेट इसी तो हम लोग ले ही सकते हैं दोनों साइड। 0 का कंजुगेट हो जाएगा 0, और अल्फा बीटा का जब कंजुगेट आएगा तो ये कहलाएगा बीटा अल्फा, जो कि तुम लोग सीख चुके हो। इस तरह से तुम देखते हो कि रिलेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी इन आईपीएस इज सिमेट्रिक। डन? कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज यहाँ पर हम लोग इसको और एक शब्द में बोल सकते हैं, इफ अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा देन बीटा इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू अल्फा। इफ अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा देन बीटा इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू अल्फा। डन? आइए हम लोग थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के प्रॉपर्टी को देखते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे। ये बोलना चाहता है कि अगर अल्फा ऑर्थोगोनल टू बीटा है, अगर अल्फा ऑर्थोगोनल टू बीटा है तो के अल्फा भी ऑर्थोगोनल टू बीटा होगा। मैथमेटिकल मीनिंग निकाला जाए कि इफ अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा दैट इज अल्फा बीटा बराबर 0, देन बोलना चाहता है कि के अल्फा इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू बीटा, मतलब हमें साबित करना है के अल्फा बीटा बराबर 0, मतलब अल्फा के साथ के अलावा के अल्फा, जहां पर के कोई क्या है इसके अलावा। छोटा सा हम लोग प्रूफ हल्का सा देख के चलते हैं, लेके चलते हैं अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा। इसका मतलब निकलता है कि अल्फा बीटा बराबर 0 लेके चलेंगे। तुम देख रहे हो यहाँ पर, तो अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू के अल्फा बीटा, के को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा बराबर 0 दिया हुआ है, क्योंकि अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा ऑलरेडी है, तो अल्फा बीटा को हम लोग 0 लिख सकते हैं, बराबर आ जाता है फिर के इज स्केलर, मतलब के अल्फा को ऑर्थोगोनल टू बीटा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर अल्फा ऑर्थोगोनल टू बीटा है तो के अल्फा भी ऑर्थोगोनल टू बीटा होगा, मतलब अल्फा में अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसके उस पर नेचर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो भी ऑर्थोगोनल ही कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर।
जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, मतलब जीरो कोई अल्फा, एवरी वेक्टर में कोई अल्फा ले लिया तो जीरो अल्फा बराबर जीरो। यहाँ पर वेक्टर वाला जीरो है, यहाँ पर स्केलर वाला जीरो है, यहाँ पर मोटा दिख रहा है ना, वेक्टर वाला जीरो है, ये स्केलर वाला जीरो है। नेक्स्ट बोलता है कि जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ, मतलब जीरो वेक्टर एकमात्र ऐसा वेक्टर है जो कि ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ होगा। मतलब अल्फा अल्फा बराबर जीरो दिया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर जीरो बाय डेफिनेशन ऑफ आईपीएस, उसका लास्ट प्रॉपर्टी देखे हो कि अल्फा अल्फा बराबर जीरो है तो अल्फा बराबर भी हम लोग जीरो लिख सकते हैं। फिर एक बार द जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। जीरो वेक्टर एकमात्र ऐसा वेक्टर है, जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ, दैट इज अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा, अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा, अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा, मतलब अल्फा अल्फा बराबर जीरो, इसका मतलब वो अल्फा बराबर भी जीरो होगा बाय डेफिनेशन ऑफ आईपीएस। यही ऑर्थोगोनलिटी का मतलब है। फाइनली अगर हम लोग इसको शॉर्ट में बोले कि अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, दैट इज अल्फा बीटा बराबर जीरो। दूसरा कि अल्फा बीटा सिमेट्रिक इन नेचर है, ये सिमेट्रिक है, मतलब अल्फा बीटा बराबर जीरो है तो अल्फा बीटा बराबर जीरो है तो बीटा अल्फा बराबर भी जीरो है, कैसे देख चुके। That is alpha is orthogonal to beta, then beta is also orthogonal to alpha. प्रॉपर्टी भी देखें कि अगर अल्फा बीटा बराबर जीरो है मतलब अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा है तो के अल्फा भी ऑर्थोगोनल टू बीटा होगा, मतलब के अल्फा कॉमा बीटा बराबर भी जीरो आएगा। दूसरा नंबर देखे थे हम लोग कि यहाँ पर जीरो एक ऐसा वेक्टर है जो कि हर एक वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनलिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, मतलब जीरो अल्फा बराबर जीरो। तीसरा बोला है कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ होगा, ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ होगा, मतलब अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा, दैट इज अल्फा अल्फा बराबर जीरो, इसका मतलब अल्फा बराबर भी जीरो आएगा। डन है, इसको नोट किया जाए। दिख रहा है अच्छा से? ओके Now we are going to define the orthogonal set. अभी तक हमने ऑर्थोगोनलिटी देखा, अब देख रहे हम लोग ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट में कोई S be the set of vectors in IPS, S कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है इन IPS, S be the set of vectors in IPS, डन है, IPS भी, देन S को बोलेंगे ऑर्थोगोनल सेट, तब उसी S को बोलेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल सेट। फिर एक बार देखो, S कोई सेट ऑफ वेक्टर्स इन IPS भी है, S कोई सेट ऑफ वेक्टर्स इन IPS भी है, तब उसी S को बोलेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल सेट, प्रोवाइडेड दैट एनी टू डिस्टिंक्ट वेक्टर्स S, अगर कोई दो डिस्टिंक्ट वेक्टर लें हम लोग, कोई दो डिस्टिंक्ट वेक्टर लें S में, वो ऑर्थोगोनल होगा। मतलब S कोई सेट ऑफ वेक्टर्स इन IPS है, S का कोई दो एलिमेंट लिया, दो वेक्टर्स लिया अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, दोनों अलग अलग होना चाहिए, तब उसके लिए अल्फा बीटा बराबर अगर जीरो आ जाए, तब उसके लिए अल्फा बीटा बराबर जीरो आ जाए, तब हम लोग बोलते हैं उस सेट को ऑर्थोगोनल सेट। सॉरी, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, अभी रखिए। ठीक, ओके। तब अल्फा बीटा बिलोंग्स टू S लिया, साथ में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा के लिए अगर अल्फा बीटा बराबर जीरो हो जाए तो वैसे सेट को S को सेट ऑफ वेक्टर्स इन IPS को हम लोग ऑर्थोगोनल सेट बोला करते हैं। समझ में आया नहीं? क्या समझिए? कोई S सेट लिया, सेट ऑफ वेक्टर्स इन IPS भी, और तब
हम लोग बोले कि S को ही, उसी S को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल सेट, प्रोवाइडेड दैट if two distinct element of S, two distinct vector in S are orthogonal, मतलब दो उसका distinct vector in S वो ऑर्थोगोनल होगा, मतलब अल्फा बीटा बराबर 0 होगा। तो ऑर्थोगोनल सेट तुमने समझ लिया। अब इस पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम किया जाए, लेट्स प्रोसीड। आइए, ऑर्थोगोनल सेट को प्रॉपर्टी को दिमाग में रखते हुए ऑर्थोगोनलिटी ने बताया, ऑर्थोगोनल सेट बताया। अब इस पर हम लोग एक छोटा सा थ्योरम देखते हैं। कोई भी थ्योरम में तुम लोग देखे ही हो कि क्या दिया हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है और उसको डेफिनेशन के साथ अटैच करना है। एस कोई अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक ऑर्थोगोनल सेट है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन आईपीएस भी। बोलो क्या समझे जी? आरती क्या समझे? मतलब एस कोई अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक दिया हुआ है उसमें वेक्टर्स, और वो एस बोल रहा है ऑर्थोगोनल सेट है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल सेट? ऑर्थोगोनल सेट है मतलब उसका कोई दो वेक्टर अगर ले, इसका कोई दो अलग अलग एलिमेंट उठाएं, मान लिया जाए अल्फा 1 और अल्फा 2, तो अल्फा 1 नॉट इक्वल टू अल्फा 2 लेने पर अल्फा 1 अल्फा 2 का सेट ऑर्थोगोनल हो जाए, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 इस तरह का 0 हो जाए। ओके, ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन आईपीएस, नॉन जीरो वेक्टर से। तब चलो इतना दूर हो गया, इतना दिया हुआ है। आगे बोलता है कि इफ ए वेक्टर बीटा इन भी, इफ ए वेक्टर बीटा इन भी, इस आईपीएस भी का कोई एक वेक्टर बीटा है, इज इन द लीनियर स्पैन ऑफ एस, मतलब बीटा जो है ना लीनियर स्पैन ऑफ एस है, मतलब बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, लीनियर स्पैन। मतलब दो पार्ट अलग अलग दिया हुआ है, ये दोनों अलग अलग पार्ट को कांटेक्ट करके हम लोग को साबित करना है कि बीटा बराबर जो होगा k बराबर 1 से m, k बराबर 1 से m बीटा अल्फा k डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ अल्फा k का स्क्वायर इनटू अल्फा k। मतलब यहाँ पर एक बार आएगा बीटा, इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो किस टाइप का वेक्टर होने वाला है, बीटा अल्फा 1 ऐसे ब्रैकेट बाय नॉर्म अल्फा 1 का स्क्वायर अल्फा 1 प्लस बीटा अल्फा 2 इस तरह से बाय नॉर्म अल्फा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? m तक जाएगा, बीटा अल्फा m बाय नॉर्म अल्फा m का स्क्वायर अल्फा m। इसका मतलब तो यही निकलता है ना, k का जरा वैल्यू डालोगे, मतलब बीटा को आप इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कोई भी थ्योरम बनाने से पहले उसको दिमाग में तुमको रखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा सोच पावरफुल डेवलप हो पाएगा। मतलब एस कोई इसमें दिया हुआ क्या चीज दिमाग में रखे एक बार हम लोग, उसके बाद से प्रूफ की ओर चलेंगे। अगर मेरे पास एस एक ऑर्थोगोनल सेट है जिसमें अल्फा 1 से लेकर अल्फा m तक वेक्टर्स है, इन आईपीएस भी दिख रहा है ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब क्लियर हो गया है। ऑर्थोगोनल सेट है मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 कोई जो वेक्टर लेते हो दोनों अलग अलग होना चाहिए, उस सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए वो, तब उसका जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा बीटा बराबर 0 स्टेप से है। नेक्स्ट बोलता है कि बीटा इन भी, कोई वेक्टर बीटा इन भी इन द लीनियर स्पैन ऑफ एस, अगर लीनियर स्पैन ऑफ एस है मतलब बीटा बिलोंग्स टू एल एस, बीटा बिलोंग्स टू एल एस मतलब बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, एस के एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो हम लोग प्रूफ की ओर स्टार्ट कर मूव करें। चलो तो हम लोग इसको ऑर्थोगोनल सेट को मिटा दें यहाँ से, और इसके प्रूफ की ओर चले। थ्योरम अच्छी तरह से दिमाग में बैठा हुआ है, अब हम लोग चलेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग, बीटा अगर एल एस का एलिमेंट है तो बीटा को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस के रूप में। सिंस प्रूफ में
since beta belongs to LS, therefore, yeah, this implies ऐसे कर लो, then beta can be expressed as as linear combination of vectors in S. बीटा बिलोंग्स टू LS का मतलब ये निकलता है कि बीटा को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन इन S. लेट तब बीटा बराबर हम लोग ले लेंगे C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 डॉट 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 CM अल्फा M, और इसको अगर हम लोग नोटेशन में लिख लें J बराबर 1 to M CJ अल्फा J. याद होगा तुमको कि S में कितना एलिमेंट था, अल्फा 1 से लेके अल्फा M. इतना तो तुमको खुद से सोचना ही पड़ेगा, और इतना कहाँ से आ गया, लीनियर स्पैन से. कोई वेक्टर बीटा इन S को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S के रूप में लिख कर सकते हैं. उसी को हमने लैंग्वेज में लिखा, उसी को मैथमेटिकल मॉडल में लिखा, और उसी को समेशन के रूप में लिखा है. वी हैव फॉर इच के, जहाँ पर के लाई करेगा 1 से लेके M के बीच, बीटा अल्फा के समेशन J बराबर, ब्रैकेट ले लेते हैं, समेशन J बराबर 1 to M CJ अल्फा J, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा के. मतलब बीटा का वैल्यू डाल दिया गया है. बीटा का वैल्यू तुमको दिखाई दे रहा है CJ अल्फा J बराबर 1 to M. बीटा का वैल्यू डाल दिया गया है. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं J बराबर 1 to M CJ अल्फा J अल्फा के. अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे बाय लीनियरली प्रॉपर्टी ऑफ IPS. इसको लिखा जा सकता है CK अल्फा के ऑन summing with respect to J, that is S is an orthogonal set. अगर ले ऑर्थोगोनल सेट, देन हम लोग सीखें अल्फा जे अल्फा के बराबर 0 होगा इफ J नॉट इक्वल टू के. तो हम लोग बीटा अल्फा के का वैल्यू निकाल रहे हैं. तो बीटा अल्फा के मतलब बीटा का वैल्यू डाल दिया. सीजे को हम लोग टेकिंग आउट कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा अल्फा जे अल्फा के, जहां पर J बराबर 1 से लेके M तक है. तो मतलब CJ अल्फा के बाय लीनियरली प्रॉपर्टी ऑफ IPS. तो यहाँ पर हम लोग CK को बाहर कर सकते हैं, और अल्फा के मतलब वैसे वेक्टर ऑन समिंग विथ रिस्पेक्ट टू J. S इज एन ऑर्थोगोनल सेट. तो हम लोग अल्फा J अल्फा के का वैल्यू हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, बराबर 0 होता है जब J नॉट इक्वल टू के. इतना लिख लिया जाए, इसका फिर आगे मूव करते हैं. आइए हम लोग आगे मूव करें. और मेरे पास तुम्हारे पास एक छोटा सा वैल्यू दिया हुआ था, बीटा बराबर C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 डॉट डॉट डॉट. चूंकि बीटा बिलोंग्स टू LS था, और बीटा को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S के रूप में एक्सप्रेस कर सकते थे. तो एक्सप्रेस करके रखा हुआ है, मतलब जस्ट वी हैव टू पुट C1 C2 डॉट 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 C.
वी हैव टू पुट C1 C2 डॉट 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 Cm, सबका वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। तो हमारे पास अल्फा हम लोग यहाँ तक लेके चले थे, अल्फा के नॉट इक्वल टू 0, तब देयरफॉर अल्फा के बराबर नॉट इक्वल टू 0, तुम पहले ही देख चुके हो। अल्फा के अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो अल्फा के नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब नॉर्म अल्फा के नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग तो नॉर्म का ही था ना, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म अल्फा के बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉर्म अल्फा के। बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म यहां से बोल सकते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। ओके, अब हम लोग आते हैं, मेरे पास बीटा अल्फा के का वैल्यू निकाल के रखे थे हम लोग सी के अल्फा के पहले देखे थे तुम लोग, बीटा अल्फा के का वैल्यू निकाल के लिए थे हम लोग सी के अल्फा के। यहाँ से सी को हम लोग अलग कर लेते हैं, बीटा अल्फा के डिवाइडेड बाय अल्फा के और अल्फा के अभी तुरंत हम लोग देखे उसको नॉर्म अल्फा के का स्क्वायर लिखा जा सकता है, मतलब बीटा अल्फा नॉर्म अल्फा के का स्क्वायर, जहां पर के का वैल्यूएशन चल रहा है 1 से लेके m तक। इस यहां से के का वैल्यू डालते जाएंगे हम लोग, C1 C2 C3 सारा निकलते चला जाएगा और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। सी के पता है तो यहाँ से C1 C2 C3 सारा निकल के आएगा, C1 C2 से लेके Cm तक का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास जो आएगा बीटा बराबर के बराबर कंबाइन करके बीटा बराबर के बराबर 1 से m, बीटा अल्फा के नॉर्म अल्फा के का स्क्वायर इंटू अल्फा के। यही तुम्हारा प्रूफ है, यही बीटा का जगह पर इसी को समेशन के रूप में लिखा गया है। C1 C2 C3 Cm का वैल्यू डालोगे, इसी को फिर समेशन के रूप में लिखेंगे तो ये मिलेगा। यही एक थ्योरम था जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक, किसका, ऑर्थोगोनैलिटी का। तो बहुत अधिक परेशानी नहीं है इसमें, जो था बीटा दिया हुआ था कि बीटा बिलोंग्स टू एल एस, तो बीटा बिलोंग्स टू एल एस को हम लोग लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ये रहा, इसको समेशन के रूप में भी लिख के आगे बढ़ सकते हो। और दिया हुआ था एस जो है ऑर्थोगोनैलिटी मतलब कोई डिस्टिंक्ट दो वेक्टर लेंगे तो उसका अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल टू 0 आएगा। इस तरह से हम लोग लेके बढ़ेंगे और यहाँ से सी के का वैल्यू निकाल लेंगे, कंडीशन को होल्ड कराते हुए सी के का वैल्यू निकाल लेंगे। सी के निकला मतलब C1 C2 से लेकर Cm तक निकला, उसी को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और उसी को समेशन का रूप देंगे, इस तरह का चीज आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला चला जाए, नंबर 2 थ्योरम में, थ्योरम नंबर 2 very very important, any orthogonal set of non-zero vectors in an IPS V is linearly independent. Any orthogonal set of non-zero vector, कोई ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन आईपीएस है तो बोलता है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट के कंडीशन को होल्ड करा देना है। फिर एक बार देखो, एनी ऑर्थोगोनल सेट नॉन जीरो वेक्टर्स, एनी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ किसका, नॉन जीरो वेक्टर्स का, ये दिया हुआ है इन आईपीएस भी, देन बोलता है कि वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम लोग इसके प्रूफ में चले, लेट कोई एस ऑर्थोगोनल सेट मान लेते हैं, एस बी द ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, non-zero vectors in an IPS, in an IPS भी दिया हुआ है एनी ऑर्थोगोनल सेट। तो एस कोई ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो फैक्टर्स ले लिया इन आईपीएस भी, एस को मान लिया ऑर्थोगोनल सेट। अब एस को मान लेते हैं हम लोग, लेट एस बराबर
ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग। अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा m तक बी ऑफ फाइनाइट बी ए फाइनाइट सबसेट ऑफ एस containing non-zero vectors m distinct non-zero vectors। S कोई ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन-जीरो वेक्टर्स लिया इन आईपीएस भी। S कोई मान लिया उसका फाइनाइट सबसेट, S अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक उसका कोई फाइनाइट सबसेट ऑफ S है कंटेनिंग m डिस्टिंक्ट नॉन-जीरो वेक्टर्स। इसको S1 लेना है, मतलब S कोई ऑर्थोगोनल सेट है उसका कोई सबसेट ले लिया है जो कि क्या है S1। S कोई ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है उसका कोई सबसेट लिया है जिसमें अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक फाइनाइट सबसेट ऑफ S है कंटेनिंग m डिस्टिंक्ट नॉन-जीरो वेक्टर्स। लेट j बराबर 1 से m cj अल्फा j c1 अल्फा 1 c2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 cm अल्फा m बराबर 0। वी हैव for each k where k line between 1 से लेके m तक cj अल्फा j अल्फा k cj बाहर निकल जाएगा, पता है तुमको। अल्फा जे अल्फा के इसको लिखा जा सकता है सी के अल्फा के यहाँ बता देंगे हम लोग, क्योंकि सेम वाला अल्फा जे अल्फा के इक्वल टू 0 होगा इफ जे नॉट इक्वल टू के। मतलब जितना नॉट इक्वल टू वाला पोर्शन है, जैसे यहाँ पर पुट करोगे तो आएगा C1 अल्फा 1 अल्फा के। इसको अगर हम लोग पुट किया जाए तो इस तरह का रूप आएगा C1 अल्फा 1 अल्फा के, ब्रेक करके दिखा दे रहे हैं, C2 अल्फा 2 अल्फा के प्लस डॉट 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 यहाँ पर कहाँ तक है Cm तक है मान लिया जाए, तो हम लोग यहाँ वेरिएशन कहाँ तक है T का 1 से लेके m तक है। तो अगर हम लोग बीच में आए तो आएगा कहीं पर Ck अल्फा के इस तरह का आएगा, और रेस्ट वाला पोर्शन जो है वो इधर जितना पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जहाँ नॉट इक्वल टू है, ये जहाँ नॉट इक्वल टू है वो सारा 0 हो जाएगा। तो देखिए कि अल्फा जे बराबर 0 होगा जब जे नॉट इक्वल टू के, मतलब ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो बचेगा कौन, सेम वाला सी के अल्फा के, तो वही तुमको दिखाई दे रहा है। डन है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सी के अल्फा के, और इसको लिख सकते हैं सी के नॉर्म अल्फा के, क्योंकि तुम देख रहे हो हम लोग पहले ही जान चुके हैं नॉर्म अल्फा के का जो वैल्यू है वो कितना होता है अंडर रूट अल्फा के ऐसा आता है। इसको स्क्वायर पर भी दिया जाएगा। आने के बाद थोड़ा सा हम लोग इधर लिख लेते हैं रेस्ट पोर्शन को, वो आ गया है। बट समेशन जे बराबर 1 से लेके m सी जे अल्फा जे बराबर 0, दिस इम्प्लाइज जे बराबर 1 से लेके m क्या जाएगा सी जे अल्फा के बराबर 0 अल्फा, और ये बराबर आ जाएगा 0। तो हम लोग इतना का वैल्यू अगर 0 है देन जे बराबर 1 से m सी जे अल्फा जे बराबर 0, इतना तो हम लोग कर चुके ना। इसका वैल्यू पुट कर दिया जाए ना, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है सी के नॉर्म अल्फा के का स्क्वायर बराबर 0
इसलिए बोल देंगे सी के बराबर 0, क्योंकि अल्फा के नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब नॉर्म अल्फा के भी नॉट इक्वल टू 0 है। सी के मतलब C1 C2 डॉट 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 जितना भी वेक्टर्स है सारा m तक वो सारा का है 0 है। इसका मतलब है कि S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसलिए देयरफॉर S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसलिए S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो हम लोग एक बार फिर देखें इसको हम लोग कैसे कैसे किए हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि सी के अल्फा के यहाँ से इसको नॉर्म्स अल्फा के का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चूंकि सी जे अल्फा जे बराबर 0 है तो इसका समेशन लगाएंगे हम लोग, सी जे अल्फा के ये भी 0 आएगा, क्योंकि 0 वेक्टर कोई अगर 0 वेक्टर के साथ है तो वो खुद 0 बना देता है। इसका मतलब 0 अल्फा बराबर 0। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आया इसका वैल्यू वो कितना आ गया 0, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है सी के अल्फा के नॉर्म अल्फा के बराबर 0। अब सी के बराबर 0 होगा तभी ना जब इसको नॉट इक्वल टू 0 हम लोग लाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो एक नॉन 0 आना चाहिए। तो नॉर्म अल्फा के नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि अल्फा के नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका नॉर्म अल्फा के भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि सी के बराबर 0 होगा। सी के बराबर 0 मतलब के का वेरिएशन 1 से लेके m तक है, मतलब C1 C2 से लेके जितना Cm तक है सारा का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब S1 मतलब जो सबसेट था S का वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कॉन्सिक्वेंटली हम लोग बोल सकते हैं कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही थ्योरम था। तो बोला गया था कि कोई भी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो फैक्टर्स इन आईपीएस भी है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। प्रूफ तुम लोग देख रहे हो कि S कोई ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो फैक्टर्स लिया इन आईपीएस भी, लेट कोई S1 उसका सबसेट लिया तो उसका सबसेट को बना देंगे हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। तो कोई सबसेट S1 ले लिया जिसमें अल्फा 1 से लेकर अल्फा m तक है, बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ S कंटेनिंग m डिस्टिंक्ट नॉन जीरो फैक्टर्स। यहाँ दिया हुआ है कंटेनिंग m डिस्टिंक्ट नॉन जीरो फैक्टर्स, तो वही नॉन जीरो फैक्टर्स यहाँ पर दिख रहा है अल्फा के। तो सी जे अल्फा जे इस तरह से लिया। सी जे अल्फा जे का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अभी तुरंत देख रहे हो कितना निकाले हैं। ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पर वही इसको बराबर 0 लिया गया। ये 0 होने का मतलब है कि कोई भी 0 फैक्टर अगर रहता है यहाँ पर तो वो पूरे का बनाया था 0 प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग। तो इसका मतलब 0 अल्फा बराबर 0 मतलब 0, और इसका वैल्यू 0 आने का मतलब है कि सी के अल्फा के बराबर 0 आया। और अब इसको अगर हम लोग नॉन जीरो दिखा देते हैं, इसको अगर नॉन जीरो दिखा देते हैं तो सी के बराबर 0 लिख पाएंगे हम लोग, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या 0। तो नॉर्म अल्फा के बराबर 0 हुआ, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? जब अल्फा के नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से देख रहे हो हम डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वेक्टर से, तो अल्फा के अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉर्म अल्फा के भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब सी के बराबर 0 हुआ, मतलब C1 C2 से लेके Cm बराबर 0 हुआ। कहने का मतलब S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और S1 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वी कैन से दैट S इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। दैट्स इट, द थ्योरम। ओके, नोट डाउन। Now, after finishing the orthogonality and orthogonal set, we have to study about orthonormal set. One of the very important orthonormal set and orthogonality. हमेशा से IPS से एक क्वेश्चन हमेशा आया है ऑर्थोगोनलिटी और ऑर्थोनॉर्मल सेट से। तो हम लोग आओ देखते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट किसे कहते हैं। लेट S बी द सेट ऑफ वेक्टर्स इन IPS भी, S कोई सेट ऑफ वेक्टर्स इन IPS भी डन है, उसी तरह S बी द सेट ऑफ वेक्टर्स इन IPS भी। देन S को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट, उसी S को बोलेंगे हम लोग ऑर्थोनॉर्मल सेट। चले, डन है। जब अल्फा बिलोंग्स टू S लिया तब उसका जो नॉर्म है, मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर जो है ना वो 1 आ जाए।
मतलब अल्फा बिलोंग्स टू एस के इसी सेट एस का एक एलिमेंट लेते हैं और उसका नॉर्म 1 के बराबर है, मतलब अल्फा अल्फा बराबर 1, अल्फा अल्फा बराबर। और दूसरा में सेम टू सेम कंडीशन, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एस लिया और साथ में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा के लिए अल्फा बीटा का बराबर 0 हो जाए, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा साथ में अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एस। मतलब एक एडिशनल कंडीशन दिया हुआ है कि अल्फा बिलोंग्स टू एस लेने से उसका नॉर्म जो है वो 1 के बराबर आना चाहिए। ओके, आइए हम लोग उसको देखें, थोड़ा सा हल्का सा उसी को डील कर दिए। दस एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इज एन ऑर्थोगोनल सेट, मतलब ऑर्थोनॉर्मल सेट, और ऑर्थोगोनल सेट में यही इसका एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाता है, उसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ऑर्थोगोनल सेट विथ एन एडिशनल प्रॉपर्टी दैट ईच वेक्टर इज ऑफ लेंथ 1, हर एक वेक्टर का जो लेंथ है उसका 1 होगा। मतलब एस जो है ना, जो सेट ऑफ वेक्टर्स इन आईपीएस था उसके हर एक वेक्टर्स का लेंथ जो है ना वो 1 होगा। और दूसरा जो ऑर्थोगोनल का प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी लगेगा, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू एस, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, लेंथ ऑफ अल्फा बीटा बराबर 0। That is a set S consisting mutually orthogonal unit vectors. एक combined word में a set S consisting of mutually orthogonal unit vectors is called orthonormal set. कोई जरूरी नहीं है इसको हटा दिया जाए, कोई जरूरत नहीं इसका। हम लोग सीधे मैथमेटिकली बात करते हैं। एक फाइनाइट सेट S लिया गया जिसमें अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक था, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल। एक सेट जिसमें m वेक्टर सेट, उसी को बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल। जब अल्फा आई अल्फा जे, मतलब लेंथ ऑफ अल्फा आई अल्फा जे बराबर डेल्टा आई जे लिखते हैं हम लोग, क्रॉनिकल डेल्टा आई का नोटेशन होगा, उसी के रूप में लिखना चाहते हैं। डेल्टा आई जे मतलब वेरी वेरी शॉर्ट नोटेशन, और डेल्टा आई जे बराबर 1 होगा जब आई बराबर जे होगा, और डेल्टा आई जे बराबर 0 होगा जब आई नॉट इक्वल टू। इस डेल्टा आई जे का वैल्यू 1 भी होगा, 1 होगा जब आई इक्वल टू जे, और 0 होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे। तो आज हम लोग यहीं तक करें, अगले क्लास में इसका थ्योरम करेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ग्राम स्पीड थ्योरम का कुछ सवाल बनाएंगे, थ्योरम तो नहीं सवाल बनाएंगे। वही मेरा आखिरी क्लास होगा आईपीएस, शायद बेसल्स इनइक्वालिटी भी। तो हम लोग जो है उम्मीद करें कि लीनियर अलजेब्रा एक आध 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। और अगर तुम्हें ज़रूरत है ग्राफ थ्योरी का नोट्स का, तो हम उसका जो चीज़ ज़रूरत है तुम लोग को उसको भेज देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास ग्राफ थ्योरी नहीं है, तो हम लोग उसको भेज देते हैं और ग्रुप में डाल देते हैं। बाकी बात लड़ते रहो कोविड-19 से। देख रहे हो कि कोविड-19 कितना ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है। कल 204 कोरोना पकड़ाया है, और झारखंड में कोरोना ही कोरोना है, हर कोने कोने में कोरोना। अब देखो हम लोग कितना दिन इससे बच पाते हैं। उम्मीद करें कि तुम लोग का एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो, और तुम लोग होप में रहो कि एग्ज़ाम हो, और तुम लोग निकल जाओ इस मुसीबत से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।